चलिए, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान है 2021 का। ठीक है, 2021 में जो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कोशी का। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? यानी जो हिंद चीन क्या देश से मिलकर बना है? 3 देश। हिंद चीन क्या देश से बन के मिला है? 3 देश। कौन कौन? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। हिंद चीन 3 देश को मिला के बना है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को। ठीक है, तो जो हिंद चीन में किसको कोलोन कहते हैं? तो हिंद चीन में जो फ्रांस के आके लोग रह रहा था ना, उसको क्या कहते थे? कोलोन। फ्रांस का नागरिक आके जो कहाँ रह रहा था? हिंद चीन, उसको क्या कहते थे? कोलोन। कोलोन कोलोन। तो फ्रांस का जो नागरिक हिंद, कभी कभी से पूछता है कि फ्रांस में जो हिंद चीन के नागरिक आके रह रहे थे उन्हें क्या कहते हैं? कोलोन। पता नहीं चलता भोरे भोरे कहाँ लोग रहता है। हिंद चीन में फ्रांस के नागरिक आके रह रहा था उसको क्या कहते थे? कोलोन। यानी फ्रांस का आदमी जो हिंद चीन में आके रहता था उसको कौन नाम कहते थे? कोलोन। इस भारत में अंग्रेज आके रहता था उसको ब्रिटिश कहते थे। ब्रिटिश या गोरे गोरे लोग कहते थे, गोरखा कहता था। ठीक है, तो इसी हिंद चीन में यदि फ्रांस का आदमी रहता था उस आदमी को क्या कहते थे? कोलोन। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? यानी कौन इटली के एकीकरण नहीं किया है? कौन नहीं किया है? कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क इटली के एकीकरण में इसका योगदान नहीं है। बाकी मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी ये इटली का एकीकरण में इनका योगदान। ठीक है, तो कौन था जो इटली का एकीकरण में योगदान नहीं दिया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था। युद्ध और शांति इंग्लिश में कहते हैं वार एंड पीस। युद्ध एंड शांति इंग्लिश में कहेंगे वार एंड पीस। पुस्तक किसने लिखा? किताब का नाम है युद्ध और शांति। इंग्लिश में बोले तो वार एंड पीस। इसको लिखने वाला कौन है? टॉल्स्टाइन। टॉल्स्टाइन। वार एंड पीस का लेखक कौन है? टॉल्स्टाइन। ज्यादा वार एंड पीस से बोलता है, तो वार एंड पीस का लेखक कौन है? टॉल्स्टाइन। ठीक है, एक किताब है जिसका नाम है वार एंड पीस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं युद्ध और शांति। इसके लिखने वाला कौन है? टॉल्स्टाइन। आगे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929। सबसे खतरनाक वाला विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, बताएं इससे पहले। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में। इसका असर भारत में बहुत कम पड़ा था। जैसे कोरोना पूरा विश्व में देखे तहलका मचा दिया था, लेकिन भारत पर इसका असर बहुत कम पड़ा था कोरोना का भी। उसी तरह जो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया, पूरा विश्व का कहानी खत्म कर दिया था। आर्थिक अर्थव्यवस्था एकदम कमजोर कर दिया था। पैसा था लेकिन खाने के लिए कोई सामान नहीं था। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देख लो सही से। 1920। कांग्रेस नहीं है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। क्या है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में। अखिल भारतीय 1981 1881 कैसे डालता है? फुटल कहाँ? फुटल लगा तो बाहर निकलने लगा, तब अच्छी इनकम में से बाहर आने लगेगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 दे रहा है, 1920। ठीक है, देखिए अब कांग्रेस की पूछे तो कांग्रेस आ जाइए। कांग्रेस की स्थापना 1885। कौन किया था? माथा तो सुबह सुबह गर्म ही कर देता है। क्या चीज? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कौन कौन किया था? A.O. होम्स। A.O. होम्स किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम्स। लेकिन पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो 1920 में। ठीक है, भाजपा की स्थापना
1980, 1980 ये है बीजेपी, बीजेपी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में, ठीक है। भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कोई दिक्कत? देखो दिखाई दे रहा है सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल विख्यात है? बोल रहा है कि भारतीय समाचार पत्र को मुक्तिदाता यानी भारतीय समाचार पत्र को मुक्ति दिलाने वाले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ थे भारतीय समाचार पत्र को मुक्तिदाता कराए थे, गवर्नर जनरल। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी यात्रा। नमक यात्रा कहां से शुरू किए थे? दांडी से शुरू किए थे। गुजरात साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कहाँ जाना था? दांडी। समुद्र का एक जगह है दांडी, ठीक है। वहां जाना था, समुद्र के पानी से नमक बनाना था और नमक कानून को तोड़ना था, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा जगह को चुने थे? दांडी। 8-10 तक सब भकवा ले रहा था, पन्ना शाम में रहता है, सब भक मार ले रहा था, कीप मार के आता है हमारे, ठीक है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान को चुने थे? दांडी। कौन सा स्थान को चुने थे? दांडी, ठीक है। मुंह ढाक के बोलना, ठीक है। ज्यादा बोलोगे तो इसे कोई सुन जाएगा, तो मुंह ढाक के बोलिएगा तो कम लोग सुने, समझे कि नहीं? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा जगह को चुने? दांडी। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। बंगाल विभाजन 1905। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786। गोलघर कहाँ है? गोलघर, गोलघर आपका है पटना में, ठीक है। गोलघर कहाँ है? पटना, बिहार के पटना में, ठीक है। गोलघर है पटना में। इसका निर्माण कब हुआ? 1786। क्या है निर्माण किया गया था? अनाज रखने के लिए, ठीक है। इतना ही पूछेगा, ठीक है, कि गोलघर कहाँ है? तो भैया पटना में, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण का किया गया था? अनाज को रखने के लिए, ठीक है। क्या चीज रखने के लिए? अनाज को। राउरकेला क्या है छोटे? आएगा। चलो, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कंपनी का नाम है राउरकेला इस्पात उद्योग। कंपनी का नाम क्या है? राउरकेला इस्पात उद्योग। यह है कहाँ? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध भी कहाँ है? उड़ीसा। हीराकुंड, हीराकुंड बांध भी कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। तो पूछे कि हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में क्या क्या है? आवाज नहीं निकल रहा है। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। झारखंड की स्थापना कहाँ? रुक जाओ। झारखंड की स्थापना
15 नवंबर 2000। ठीक है, झारखंड राज्य की स्थापना पूछे तो 15 नवंबर 2000। उड़ीसा में क्या क्या है? हीराकुंड बांध और राउरकेला इस्पात कूद। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स है, इसका किताब का नाम है दास कैपिटल। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो किताब है उसका नाम क्या है? दास कैपिटल। या कभी कभी पूछेगा कि जो दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? ठीक है, दास। ठीक है, कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल दोनों दे रहा है। ठीक है, ये भी है। कार्ल मार्क्स का दोनों किताब है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, दास कैपिटल दो गो, कार्ल मार्क्स का क्या किताब है? दो गो। कौन कौन? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद नाम रखें, हम डायरेक्ट पूछेंगे दास, बताइए कि कार्ल मार्क्स का किताब का नाम। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों बताइए। कार्ल मार्क्स का किताब का नाम बताइए। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी। इसका किताब का नाम कौन सी था? चलिए आगे। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में है? यानी वे भारत में कहा महिला को 50% आरक्षण दिया, यानी आधा आधा यानी सीट मान ले कि 10,000 वैकेंसी निकलेगा तो 5,000 महिला के लिए स्पेशल रहेगा। ठीक है, तो कहाँ पे महिला को 50% की आरक्षण दी गई? तो कहा गया है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण दिया गया? 50%। पंचायती राज व्यवस्था में महिला को कितना आरक्षण दिया गया? 50%। किसको? महिला को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में महिला को कितना आरक्षण दिया गया? 50%। पंचायती राज व्यवस्था में 50%। पंचायती राज व्यवस्था में महिला को कितना आरक्षण है? 50%। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना समय ले? ग्राम पंचायत के लिए 5 साल। ग्राम पंचायत के लिए 5 साल रहता है। ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव होता है उसमें जो जीत के आते, कितने साल के लिए आता है? 5 साल। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल कितना है? 5 साल। ठीक है, भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव उसका मान्यता। ठीक है, चुनाव आयोग। ठीक है, तो राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह यानी चिन्ह जैसे कमल छाप, फूल छाप, बंगला छाप, तीर छाप, हंसुआ छाप, खुरपी छाप, चिमनी छाप, बैगन छाप, प्याज छाप, मूली छाप। ठीक है, तो ये कौन देता है? ये कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। रुचि कहाँ गई? किसके साथ? तुम क्या नहीं किया? तो चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। चलिए आगे। नहीं, मेरे साथ आ गया। अभी तुमने बताए थे। टेढ़ा कैसे हो जाता है जी? उसको सीधा करो। फोटो टेढ़ा नहीं है, बस देखो सीधा हो जाए। ज्यादा ना ला मारो, ज्यादा ना ला मारो। ओ काम का चीज है, उससे तुमको नहीं मतलब। ठीक है, उससे मतलब नहीं रखिए, रहने दीजिए। ला ना, ठीक है, कर दे रहे। चले, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ जी? 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य की स्थापना बोलिए। ठीक है, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ? 15 नवंबर 2000। या पूछे कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000। कब हुआ? 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य बिहार से अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000। इसी समय से बिहार का स्थिति हो गया खराब। खराब पूरा हो गया रीजन, क्योंकि जितना भी कल कारखाना था सब झारखंड में चल गया। जितना भी खनिज संपदा था वो सब कहाँ चल गया? झारखंड में। बिहार रह गया किस पे? कृषि पर। तो बिहार का जितना भी कार्यवाही सब चलता है किस पे चलता है? कृषि पर, यानी खेती बाड़ी पर। ठीक है, बंक मारते रह गया बिहार।
चलो, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया, यानी 8। देखिए आपको पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा, याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा, याद रखिएगा। पूछेगा 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। क्या वो भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है। पूछेगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको रखा गया है, तो किसको रखा गया है, भाषा को। भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, भाषा को। क्या वो भाषा को रखा गया, 22 भाषा को सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, भारत का संविधान लागू कब हुआ, देखो 10 क्लास के हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, ठीक है। कितना दिन लगा बनाने में पता है भारत के संविधान को, भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना लंबा लगे, क्या आपको पूछता है कभी कभी कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। तब बन के संविधान तैयार हुआ और उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1985, ठीक है। तो आइए फिर से रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसको शामिल है, भाषा को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या भाषा, 8 भाषा। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को बनने में समय कौन लगा, 2 साल 11 महीना 18। बनाए कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। इसी को संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। एक दलित परिवार के थे, डोम चमार दुसाद, जो नीचे कास्ट के उनको दलित परिवार के, जिनसे छुआछूत माना जाता है, जिनसे खान पीन नहीं चलता, उसको बोला जाता है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, कल ये भी क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो भारत में कैसा शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय। भारत में कैसा शासन है, मुंह से नहीं है। देखिए सिंपल सा आपको करोड़ों बार बताए हैं, ऑब्जेक्टिव करने का इतना ही तरीका, सिंपल सा फंडा याद रखिए, पढ़ने का क्लास में अपने आप को 100% झोंक दीजिए, ठीक है। तो लोग बगल में तनी दोस्त से बतियाएगा, चर्चा करने, चर्चा में मत फंसिए। मास्टर यहाँ बकवास नहीं, आपको बकवास कर रहा है, ठीक है। एक एक बात आपका एग्जाम पॉइंट, क्लास में तो दोस्ती से पहले अलग हो जाइए, दोस्त से सबसे पहले क्लास में अलग हो जाए। और क्लास में तुम 100% फोकस देकर पढ़िए, आपको कहीं पर नहीं, क्लास में ही कोशिश करिए उसको समझ के खत्म करने, घर के लिए छोड़िए नहीं, फिर आपको दोबारा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्लास में 100% आपको अपने आप को जो काम करे उसी में 100% दीजिए। खा रहे तो खाने पर ही 100%, टीवी देख रहे तो टीवी देखने पर ही 100% दीजिए, पढ़ रहे तो पढ़ना ही पर 100%, पढ़ रहे हैं खेलने के बाद तो पहले पढ़ाई छोड़ दो, खेल के आ जाओ, उसके बाद पढ़ो। लेकिन जो भी कार्य हो उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को सम्मिलित कर दिए, 100% दीजिए, तब ये सक्सेस होइएगा, नहीं तो नहीं होइए। जो भी काम करे इसमें पूरी अपने आप को झोंकना पड़े, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली हुआ, संघीय और संसदीय। भारत में पहला नगर निगम कहाँ, मद्रास, ठीक है। देखिए मद्रास, पहला नगर निगम मद्रास। भारत में पहला, देखिए पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है, पुराना नाम क्या है, मद्रास। अभी किस नाम से जानते हैं, चेन्नई, ठीक है। अभी जानते हैं चेन्नई के नाम से, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, ठीक है। तो भारत में पहली बार जो नगर निगम बनाया गया, यानी मद्रास, उस समय उसका समय नाम था मद्रास, लेकिन अभी नाम क्या है, चेन्नई, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मद्रास से चेन्नई, नहीं कहिएगा मद्रास अलग है चेन्नई अलग है, नहीं, एक ही जगह है, जगह का 2 नाम हो गया।
पुराना नाम था मद्रास और नया नाम है चेन्नई। तो भारत में पहली बार नगर निगम कहाँ स्थापना किया गया? मद्रास या चेन्नई। ठीक है, मद्रास बोलिए या चेन्नई बोलिए। ठीक है, भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया? मद्रास या चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है बउआ मेरे। कौन तकलीफ? तो नगर निगम पहली बार कहाँ लागू किया गया? मद्रास चेन्नई अलग अलग एक ही है? एक ही है। लालू राबड़ी एक समान। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? मतदाता की न्यूनतम यानी वोट देने का कम से कम आयु कितना है? 18 साल। 18 साल के आप होते हैं, आप वोट देने लायक हो जाते हैं। आप भारत का नागरिक, एक समझदार नागरिक बन जाते हैं। भारत के कैसा नागरिक बन जाते हैं? समझदार, मेच्योर हो जाते हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, जिम्मेदार नागरिक भारत के बन जाते हैं। आपको जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है देश को चलाने में। देश को चलाने में आपका भी, हम देश किसी को वोट दे रहे हैं तो देश को चलाने में मेरा भी अधिकार है, क्योंकि हम ही तो डिसीजन के ना फलाना जी चलाई थी देश। हमको भी योगदान है कि नहीं? अभी नरेंद्र मोदी कोई गलती करे तो खाली नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है, उसको चुनने वाला को भी गलती है। अभी नीतीश जी बिहार में गलती करें तो नीतीश जी की गलती नहीं, क्योंकि हम लोग चुन के उनको रखे हैं। हम लोग का लीडरशिप करे, नेतृत्व करे, कैप्टन है हम लोग का। बिहार का कैप्टन है वो चलाने वाला। भारत का कैप्टन मोदी जी। ठीक है, बिहार का कैप्टन सब के मौत से लगते हैं। चलो, तो भारत में वोट देने का अधिकार जब तक जिंदा रहिएगा जब तक दे सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल। लोकतंत्र का प्राण तू ही जान हो, तू ही प्राण हो। किसका जान प्राण है? राजनीतिक दल है, लोकतंत्र का जान प्राण सब है। राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो लोकतंत्र की कल्पना आप कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक राजनीतिक दल रहेगा तभी ये लोकतंत्र है, नहीं तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक राजनीतिक दल है जब तक लोकतंत्र है, नहीं तो नहीं रहेगा। तो आपको पूछेगा कि राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। प्राण है राजनीतिक दल, लोकतंत्र का क्या है? प्राण है। ठीक है, राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है? प्राण। तो दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बनाओ। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कब लगाया जाता है? शीत ऋतु में, यानी ठंडा के दिन में। रबी फसल कब लगाया जाता है? ठंडा के दिन में। ठीक है, रबी फसल कब? ठंडा के दिन में। ठंडा के दिन में देखिए क्या क्या लगाते हैं? गेहूं, आलू, सरसों, राई, ठीक है, मकई। समझे कि नहीं? ये सब कब लगाया जाता है? ठंडा के दिन में या शीत ऋतु में। ठीक है, अब वर्षा के दिन में लगाएंगे वो हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ ये लगाएंगे कब? बरसात के दिन आए। ठीक है, तो बरसात में लगाएंगे वो कौन फसल? खरीफ। तो बरसात में क्या लगाते हैं? धान। ठीक है, आइए, तो रबी फसल कौन है? गेहूं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। देखो कि कोलकाता हाजीपुर होगा, देख लो ध्यान से, देखता नहीं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी नदी। अब बंगाल का बार बार बनाते हैं, बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी, याद रखिएगा। ठीक है, तब बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर। अरे तुम हिला देगा, इधर हो, इधर बैठो ना शांति से।
तो बिहार का शोक नदी कोसी, बंगाल का शोक नदी दामोद। दो नंबर में पूछा जाता है कि बिहार का शोक नदी कोसी नदी को काहे कहते हैं, तो काहे कहते हैं आपको पता है ना, तो ऊपर नहीं करिएगा, ठीक है। मुंह देखिए, देख लिए मुंह। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित? कोडरमा, कोडरमा एक जगह, झारखंड में एक जगह है कोडरमा, ठीक है, घाटी है कोडरमा, ठीक है। तो यहाँ कोडरमा से क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइट, क्या अवरक, अवरक, ठीक है। कोडरमा से क्या निकलता है? अवरक। एक घाटी है, जगह है, वहां से जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है अवरक। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए, यानी यहाँ से अवरक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, यानी खेती बाड़ी से उसको लेना देना नहीं है, ठीक है, खेती बाड़ी से उसको लेना देना नहीं है। चीनी उद्योग खेती बाड़ी से मतलब है, क्योंकि गन्ना कहाँ से आएगा? खेत से आएगा, तो चीनी उद्योग को खेती बाड़ी से लेना देना है। कागज उद्योग को लेना देना है, क्योंकि कागज कहाँ क्या चीज से बनता है? पेड़ के छाल से बनता है, पेड़ के छाल से बनता है या बांस से बनता है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ का है? तो वो भी खेती बाड़ी। बस उद्योग को भी लेना देना है, ठीक है, ये भी कपड़ा भी आपको फसल से तैयार होता है, लेकिन सीमेंट को खेती बाड़ी से लेना देना नहीं है। सीमेंट क्या चीज से बनता है? चूना पत्थर से, चूना पत्थर। सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में, याद रखिएगा। कागज का आविष्कार बोले तो चीन में, कागज का आविष्कार बोले तो चीन में, ठीक है, कागज का आविष्कार बोले तो चीन में। मुद्रा का भी आविष्कार, रुपया, तो भी चीन में। सीमेंट उद्योग क्या चीन कच्चा माल है? चूना पत्थर। इसको खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। बाकी चीनी उद्योग को लेना देना है। चीनी का कच्चा माल क्या है? चीनी उद्योग का कच्चा माल गन्ना, गन्ना होता है ना, गन्ना। चीनी उद्योग का कच्चा माल है गन्ना, ठीक है। अब बस उद्योग का कपास, ठीक है, बस उद्योग का कपास। कपास किसमें होता है? काली मिट्टी में, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अच्छा होता है कपास। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? यही सब बात में पूछेंगे तो मुंह फाड़ दीजिएगा। वीडियो देखने में भैया दिक्कत होता है, सर का व्यूअर्स चल जाएगा, ठीक है। कहो तो समय अपने बता देगा, रिजल्ट के समय। देखो तो अल्लाह साड़ दिया। चलो, लो अयस्क है। लो अयस्क कैसा है? अनवीकरणीय। लो अयस्क कैसा है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी इसको बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लगता है, ठीक है। इसको जैसे जैसे उपयोग होकर धीरे धीरे खत्म होते चला जाए। तो लो अयस्क कैसा है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में क्या क्या आएगा? कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बोलिए, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो भी खनिज हो, खनिज, ये सब कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, ठीक है। इसको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या देखना है? ठीक है। नवीकरणीय में बताइए क्या क्या है? सौर ऊर्जा, हाँ, सौर ऊर्जा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इसको प्रयोग करते जाइए, कभी वो खत्म होने वाला नहीं है। जैव संसाधन, जो जिंदा रहता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। जिसमें जान है, प्राण है, जैव संसाधन है। जिसमें जान है, प्राण है, कैसा है? जैव संसाधन, ठीक है। जिसमें जान है, प्राण है, कैसा है? जैव संसाधन। कोई दिक्कत?
मानवकृत जो मानव बनाया है, मानवीय संसाधन। जैसे हम लोग घर बनाए तो मानवीय संसाधन, तालाब हम लोग बनाए तो मानवीय संसाधन। चलो अंदर आओ लड़का, टीवी बनाए, ये सब बनाए तो सब क्या है, पढ़ने पर ध्यान है। कौन बनाया? अगर बाबू मैया बनाया है, क्या तोर बाबू मैया ना बनाया है? चलो मुंह बंद करो। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, लेकिन प्राकृतिक गैस क्या रहता है कहाँ पास? तो प्राकृतिक गैस यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चुना तो खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस किसके साथ रहता है? खनिज तेल। ठीक है, प्राकृतिक गैस आपको खनिज तेल के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? खनिज तेल के साथ। ठीक है, यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय संलयन। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय संलयन। बतान हो न देता है, तो जब नहीं कखनी बोलते रहोगे, उंगली करते रहोगे तब सुने, कखनी बिना उंगलियां करने से उगा जाता है। आओ, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, यानी वहां परमाणु से ऊर्जा तैयार किया जाता है, तो कौन है? तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। महादेश में पूछे कि सबसे महादेश बड़ा महादेश कौन है? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रिया। ठीक है, सबसे छोटा ऑस्ट्रिया, सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट क्या गो? 7 गो। तो एशिया का सबसे परमाणु बड़ा कौन है? तारापुर। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में संबंधित? सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकारी होता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। सार्वजनिक मतलब सरकार बनाए सबके लिए। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। सार्वजनिक मतलब सबके लिए। माइंड कंट्रोल में चौधर जो सरकार सबके लिए बताता, आम पब्लिक के लिए बनाया तो सार्वजनिक है। आम पब्लिक के लिए बनाया तो सार्वजनिक है। तो बोला कि कौन है जो सार्वजनिक से संबंधित है? जेके सीमेंट उद्योग, कोई प्राइवेट आदमी चला रहा होगा। टाटा लो एंड स्पीड कंपनी, ये तो प्राइवेट आदमी क्या? ठीक है, बोकारो लो इस्पात उद्योग, ये बताइए, ये सार्वजनिक सरकारी है। बोकारो लो इस्पात उद्योग ये सरकारी है, सार्वजनिक है। ये कंपनी सरकार के द्वारा सभी में काम कर सकते हैं। ठीक है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? नाम है फाल्टा। ठीक है, फाल्टा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र 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 पश्चिम बंगाल। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, चलो बैठो। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। यार क्या है? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा क्या है? पश्चिम। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, पूछे विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। यह कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसमें कौन सा वृक्ष? अथी। हम जानते हैं ना, ईश्वर जितना चेला मिला तो तार देगा हमको धर के। बिहार में इतना नंबर लाएगा, इतना नंबर लाएगा कि मीडिया वाला सबसे पहले हम अभी पहुंच चल रहे हैं। मुंह में हूण देगा डायरेक्ट लाइक, कहेगा बताइए कैसे पढ़ाए हैं आप? लड़का सब मैग्रोव को मैग्नीज कहता है, केमिस्ट्री में आ जाता है यूक्लिड विभाजन आ जाता है। ठीक है, बायोलॉजी में साइन थीटा कोस थीटा आ जाता है। आप कैसे पढ़ा रहे हैं? ठीक है, और संस्कृत पढ़ता तो मगम्मा वाली आ जाता है। समझे कि नहीं? और सोशल साइंस का दबाते मत करिए। ठीक है, सोशल साइंस में बहुत कुछ आ जाता है। तो चलिए एक बार फिर से, अरे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरबन डेल्टा।
सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वृक्ष, मैंग्रोव वृक्ष, ठीक है। ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर, बाघ, बंगला बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, समझे कि नहीं। अब विश्व का सबसे बड़ा पूछे डेल्टा तो कौन है? सुंदरबन डेल्टा। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? पटना में। सबसे ज्यादा एकदम कच्चे कोच करके रहता है, एकदम कच्चे कोच भर के कहाँ रहता है? पटना में। और वही हम लोग भी एकदम कच्चे कोच एकदम भर के कहाँ रहता है? पटना में। सबसे ज्यादा भर के कहाँ रहता है? पटना में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सबसे बड़ा जिला पूछे बिहार का तो पश्चिमी चंपारण। अब रहने दीजिए, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। तो आज के लिए रहने देंगे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।